नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर इंदौर से। अमेजन कंपनी पर एफआईआर होगी दर्ज और इस हफ्ते ही इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। ई कॉमर्स साइट्स को लेकर भी नीति तैयार करेगी मध्य प्रदेश। ये सारी बातें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही हैं और साथ ही ड्राफ्ट तैयार कर जल्द केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश भेजेगी सरकार। और इंदौर में जहर और भिंड में ऑनलाइन गांजे की खरीदी हुई है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही यह भी कहा गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा। पाताल पानी में 4 दिसंबर को टंटिया मामा भील स्मृति कार्यक्रम को लेकर भी बैठक ली। 1 लाख आदिवासियों के जुटने का भी दावा कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उस जहर मांगने वाली घटना को इंदौर के अंदर जो हुई है उस पर उनसे कहा है कि अमेजन पर केस रजिस्टर्ड करें और जो इनके अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर बुलाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको पुलिस वाले तरीके से लाएं, लेकिन स्थिति साफ होना चाहिए। ऐसे अगर कोई हथियार सप्लाई कर देगा, जहर सप्लाई कर देगा, गांजा सप्लाई कर देगा। अभी भिंड में अमेजन के लोग अवैध कंपनी जिसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गांजा पकड़ा गया है और ये गंभीरता से हमने इसको मध्य प्रदेश में लिया है और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। एक बात, लेकिन इस तरह की जो साइडें हैं जिनसे ये सप्लाई होती है, इन पर भी हम कोई नीति मध्य प्रदेश सरकार से बनाकर दिल्ली को भेजेंगे। जिस तरह से इससे जो कॉमर्शियल साइडें हैं इन पर भी कोई एक बंदिश। और अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। अरुण, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे। अमेजन पर एक्शन की तैयारी है, सख्ती बरतने की तैयारी है, साथ ही दरकार इस बात की भी है कि जिन लोगों ने गांजा या फिर नशीली वस्तुएं मंगाई उन पर भी शिकंजा कसा जाए। बिल्कुल, देखिए आज गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जो अमेजन कंपनी है उस पर एफआईआर दर्ज होगी। आज जो पीड़ित परिवार है, जिस बेटे ने जहर खाया था, उसके परिवार के लोग गृह मंत्री से आज मिले थे और उन्होंने अमेजन कंपनी पर कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद एफआईआर के निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिए गए। उसके साथ ही जो गांजा और दूसरे प्रतिबंधित सामान जिन लोगों ने मंगाए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ई कॉमर्स कंपनियां, उनके लिए भी एक नियम कानून बनाए जाएंगे और इसके लिए वो एक ड्राफ्ट तैयार करवा रही है मध्य प्रदेश सरकार और वो केंद्र सरकार को भेजेंगे जिससे कि इस कंपनी पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि ना तो इसका जीएसटी नंबर है, ना किसी व्यापार करने का इनके पास लाइसेंस है। और यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा ने ये इस पर कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई का संकेत। निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आए और क्या क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने? अरुण, देखिए नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर जो पाताल पानी में टंटिया मामा भील की स्मृति में जो कार्यक्रम होना है 4 तारीख को, उसकी मीटिंग के लिए, अधिकारियों की मीटिंग के लिए वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों से मीटिंग ली और दावा किया कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस कार्यक्रम में जुटेंगे। मुख्य मकसद तो उनकी यात्रा का यही था, लेकिन इस दौरान जब उनसे दिग्विजय सिंह के बारे में सवाल पूछा गया, खनिज माफियाओं को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय सिंह के जो विधायक थे, मंत्री थे उस समय, उमंग सिंगार, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर खुलेआम आरोप लगाए थे। उसका जवाब आज तक दिग्विजय सिंह ने नहीं दिया और उमंग सिंगार ने भी खंडन नहीं किया कि माफिया, सबसे बड़े माफिया तो दिग्विजय सिंह है। इस बात का ना तो दिग्विजय सिंह ने खंडन किया, ना उमंग सिंगार ने खंडन किया। दिग्विजय सिंह की ओर से कोई जवाब आया, इसलिए वो भी अभी कोई इस मामले पर जवाब नहीं देंगे। तो एक तरह से सियासी जो चीजें हैं वो ये सवाल था जिस पर उन्होंने जवाब दिया। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो कंपनियों का जाल या अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। खासतौर से मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर में जो कमिश्नर प्रणाली है उसको भी 1 हफ्ते में लागू करने की उन्होंने बात कही। जी, शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और भोपाल से बड़ी खबर है। कमिश्नर प्रणाली लागू करने के मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग उठाई है। पहले अपना पक्ष रखने की मांग उठाई। भोपाल इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होनी है, तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने इस मद्देनजर अपनी मांग उठाई है और ये
कि पहले अपना पक्ष उसे रखने का मौका दिया जाए। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और जानकारी के साथ। शरद, राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की तरफ से मांग है, क्या पक्ष रखना चाहते हैं, क्या दलीलें उनकी तरफ से हैं जो सरकार के सामने रखना चाहते हैं वो? देखिए, ये बात तो जब बातचीत होगी उसके तब सामने आएगी कि वो कौन सा पक्ष है जो वो रखना चाहते हैं। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है भोपाल और इंदौर में, उसका अप्रत्यक्ष तौर पर विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से ये चिट्ठी लिखा जाना और ये कहना कि पहले उनका पक्ष सुना जाए और फिर इस प्रस्ताव को लागू किया जाए, कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि इस मामले में जितनी राह आसान समझी जा रही है नेताओं के बयानों में, उतनी होगी नहीं। क्योंकि केवल सिर्फ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ही नहीं, बल्कि पटवारी संघ की ओर से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी फैसला अंतिम तौर पर लिए जाने से पहले सरकार की ओर से उनका पक्ष जरूर सुना जाए। चिंता का सबब शरद अगर हम जिक्र करें तो इन तमाम वर्ग में, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा संघ हो या फिर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो या फिर आप पटवारियों का भी जिक्र कर रहे हैं, डर केवल इस बात का कि उनके अधिकारों में छटनी हो जाएगी, कम हो जाएंगे अधिकार। देखिए, ये बात तो पहले से ही थी कि जब भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात आई, उसमें आईएएस लॉबी के सक्रिय होने और उसकी ओर से विरोध करने के पीछे का तर्क ही केवल एक ये माना गया कि इससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर जो उनके अधिकार हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कमी होगी और वो अधिकार पुलिस के पास चले जाएंगे। क्योंकि अगर कमिश्नर प्रणाली भोपाल और इंदौर में लागू होती है तो जो मजिस्ट्रियल पावर अभी आईएएस या प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पास रहते हैं, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, फिर उनकी आवश्यकता पुलिस को नहीं रहेगी। पुलिस अपनी कोर्ट भी संचालित कर सकती और मजिस्ट्रियल पावर भी कोर्ट के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे या ज्वाइंट कमिश्नर होंगे उनके अधीन आ जाएंगे। तो ये एक अधिकार की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, जिसका विभाजन होते हुए जब दिख रहा है अधिकारियों को पुलिस और प्रशासनिक के बीच में, तो अब इसका विरोध शुरू हो गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संभव है कि इसकी राह इतनी आसान ना हो जितने की नेताओं के बयानों में। वाकई में राह इतनी आसान है नहीं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि लगातार नेताओं के जरिए बयान इस पर दिए जा रहे हैं। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी। आगे बढ़ेंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम का खाका तैयार है। गृह विभाग ने बेसिक प्रारूप इसका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद ये फाइनल होगा और सप्ताह भर के भीतर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज से चर्चा के बाद ये जो सिस्टम है फाइनल हो जाएगा। लगभग माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर इसे लागू किया जा सकता है। सीएम की मंजूरी का इंतजार है अब इस पूरे मामले में। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 3 अधिकारी होंगे इस सिस्टम में, कमिश्नरी प्रणाली में। इसके अलावा उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी होंगे और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी पूरे सिस्टम में रहेंगे। साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी होंगे और ये अधिकारी मिलेंगे इस पूरे सिस्टम को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107, 116, 144 और 133 के अधिकार इनके पास होंगे। पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, एनएसए के भी अधिकार कमिश्नर सिस्टम के पास रहेंगे। राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर के अधिकार, प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अधिकार भी कमिश्नर प्रणाली में मौजूद अधिकारियों के पास रहेंगे और शासकीय गोपनीय अधिनियम के अधिकार भी इस पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पास रहेंगे। और बड़ी खबर भोपाल से है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। कल मिंटो हॉल का नाम बदला जाएगा। हरि सिंह गौर की जयंती पर यह नाम बदला जाएगा। इंदौर का भी नाम बदल सकता है और इंदौर का नाम बदलकर अहिल्या देवी करने का समर्थन किया गया है। तो ये बड़ी खबर है।
2 जगहों के नाम में तब्दीली हो सकती है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया, वो कह रहे हैं कि कल मिंटो हॉल का नाम बदला जाएगा। हरि सिंह गौर की जयंती पर यह नाम बदला जाएगा और साथ ही इंदौर का भी नाम बदल सकते हैं। बदलकर अहिल्या देवी करने का समर्थन किया गया है इंदौर का नाम। हालांकि इंदौर स्थित विश्वविद्यालय का नाम पहले से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है और अब माना जा रहा है कि इंदौर शहर का नाम भी बदला जा सकता है। जबकि भोपाल स्थित मिंटो हॉल का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर किया जाएगा। यह बयान मंत्री भूपेंद्र सिंह के जरिए दिया गया। सर, इंदौर शहर का नाम बदलने को लेकर रखा है कि इंदौर शहर का नाम बदलने जाने की बात आ रही है। नहीं, मेरी तरफ से विषय नहीं है। लेकिन इंदौर का नाम बदलने की बात आई थी सर, अहिल्या के नाम पर, अहिल्या देवी के नाम पर रखा जाए और मिंटो हॉल का भी नाम बदलने का प्रस्ताव आया। देखिए, मिंटो हॉल का तो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी की कल जयंती है। अगर उनके नाम से होता है तो बहुत अच्छा है। वैसे तो उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए, हम लोग मांग कर ही रहे हैं और उनके नाम से होता है। और इंदौर का भी जो देवी अहिल्याबाई का इंदौर में योगदान है, देश में योगदान है, उस दृष्टि से अगर अहिल्याबाई जी के नाम से होता है तो अच्छा है। और अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में तैनात प्रधान आरक्षक दलपत सिंह का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। बता दें कि दलपत सिंह पिछले 1 साल से मुंगावली थाने में तैनात थे। मृतक दलपत ने एक दिन पहले ही यूरिया वितरण में ड्यूटी की थी। इस घटना के पीछे के कारण जांचने में पुलिस जुटी हुई है। देवास जिले में प्रशासन का अमला अब सड़कों पर निकला है, जो स्पॉट पर ही लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। यह अभियान 2 दिनों से चलाया जा रहा है, जिसमें वैक्सीन के सेकंड डोज नहीं लगाने वालों को मोबाइल टीम द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। दरअसल देवास शहर में पब्लिक वाहन सेवाएं देने वालों के लिए प्रशासन सख्त हुआ है, जो नगर निगम, आरटीओ टीम, महिला बाल विकास विभाग व अन्य के साथ मिलकर दस्तावेज चेक करना और स्पॉट पर वैक्सीनेशन करने का काम कर रहा है। यह अभियान दूसरे डोज में लापरवाही करने वालों के लिए चलाया जा रहा है। सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन दस्तावेज नहीं होने पर मौके पर कार्रवाई कर रहा है और वैक्सीन नहीं लगे होने पर वैक्सीन लगा रहा है। निकालता है वो काफ़ी कम आ रहा है। यहाँ देवास में लगभग 44,000 का पेंडिंग बता रहे हैं देवास में, शहर में। तो इसको हम लोग पहले नगर निगम से घर घर पे फ़ोन लगा रहे हैं, है ना। हर सेंटर से, आंगनबाड़ी सेंटर में हमारा सहयोग कर रहे हैं। अभी खाद्य विभाग द्वारा हमारा काफ़ी सहयोग किया जा रहा है ना। पेट्रोल पंप के यहाँ पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनसे OTP ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि जिसने नहीं लगाया सेकंड डोज, हाथों हाथ यहाँ पर सेकंड डोज हमारे मोबाइल टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। ये माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो है नियम के विरुद्ध जितने भी शहर में संचालित ऑटो हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि सभी जल्द से जल्द अपने कागज कंप्लीट कराएं और नियमानुसार संचालित करें। साथ ही हमारा वैक्सीन ड्राइव भी चल रहा है। इसमें नगर निगम, महिला बाल विकास और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें सभी ड्राइवर्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है हमारा प्रयास है कि वो उनको दोनों डोज लगे और फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रशासन ने मंदिर के सामने के 10 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने जयसिंहपुरा क्षेत्र में मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण और मार्ग चौड़ीकरण की कार्रवाई उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में चल रही है। महाकाल मंदिर के सामने के 11 मकानों का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से एक पर कोर्ट का स्टे है। वहीं 10 मकानों को हटाना है। इससे पहले ही प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिए थे। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान मकान मालिक और किराएदार ने अपना सामान हटाया। मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें 2-3 दिन की और मोहलत दी जाए, क्योंकि घर और दुकान का सामान बहुत अधिक है। उसके बाद ही मकान तोड़े जाएं। जो महाकाल विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 11 भवनों को अधिग्रहित किया गया है। इन अधिग्रहित भवनों का विधिवत पूरा अधिग्रहण करने के उपरांत अवार्ड पारित किया गया है तथा ये राशि संबंधित मकान मालिक को वितरित की गई है। इनमें आज 10 मकान को हम लोग हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक मकान पे माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट का स्टे प्राप्त हुआ, इसकी भी जानकारी तहसीलदार जी द्वारा अवगत कराई गई है।
तो शेष मकान मालिकों को कल भी हमने समय दिया था, 3 दिन पहले भी समय दिया था कि जो आपका सामान है, आपकी चीज़ें वो हटा लें। तो काफ़ी कुछ लोगों ने हटा ली थी और बाकी की आज हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा पुलिस के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से, एमपीबी के सहयोग से आज संपादित की जा रही है। उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसके आसपास जो विस्तारीकरण का जो योजना है उसके क्रियान्वयन के तहत आज 11 जो मकान अधिगृहित किए गए हैं शासन द्वारा, उस अधिग्रहण की कार्रवाई आज प्रारंभ की गई है और ये पूरी कार्रवाई नगर निगम और रेवेन्यू के सहयोग से की जा रही है। इसमें लगभग हमारे 200 से भी अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात हैं। चारों तरफ के एरिया को सील किया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो हमारी कार्रवाई है वो सुचारू रूप से हो। और उधर नीमच के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान। एकमात्र सोनोग्राफी सेंटर जिला अस्पताल में ही है जहां पूरे जिले से मरीज सोनोग्राफी करवाने के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट होने की वजह से मरीजों का दबाव ज्यादा रहता है। डॉक्टर के स्थायी रूप से सोनोग्राफी सेंटर पर नहीं होने की वजह से लोगों को हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ता है। सोनोग्राफी सेंटर सप्ताह में कभी कभी ही खुलता है। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की ड्यूटी इमरजेंसी में लगाई जाती है। कई बार मरीजों को महंगी दुकानों पर भी सोनोग्राफी के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आने वाले मरीजों को होती है। हमारे यहाँ सोनोग्राफी की 2 मशीन है और रेडियोलॉजिस्ट 1 है और उनकी इमरजेंसी ड्यूटी नाइट लगती है तो दूसरे दिन वो सोनोग्राफी नहीं करते हैं। और अस्पताल 200 बेड का और डेली मरीज लगभग 400-500 आते हैं ओपीडी में। वो फिर या तो अगले दिन आ जाते हैं, मतलब अगले दिन आते, जैसे अगले दिन सोनोग्राफी करवाने। हाँ, इमरजेंसी केसेस वाले चले जाते हैं। मतलब इमरजेंसी केस वाले कहाँ करते हैं सोनोग्राफी? प्राइवेट जहाँ सोनोग्राफी होती है वहाँ पे। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2 रेडियोलॉजिस्ट की मशीनें दी हैं और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्तियाँ भी की है। उसमें एक कमी है, हम जाएंगे अभी शासन से मांग करेंगे कि वो यहाँ भेज दे तो उससे जनता को सुविधा मिल पाएगी। अभी लगातार सेवा का काम चल रहा है और उसमें यदि किसी प्रकार की एक जो है डॉक्टर नियुक्त तो वो अपनी पूरी ड्यूटी दे रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी यदि कोई कमी होगी तो हम उसकी जल्दी पूर्ति करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पकड़ाए भारी मात्रा में ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर के शख्स को गिरफ्तार किया है। बाजखेड़ी गांव के रहने वाले आरोपी का नाम सद्दाम अजमेरी है, जिसे एनसीबी की टीम पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर महाराष्ट्र के नांदेड़ ले गई है। सद्दाम का आरोप है कि जो आरोपी ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं उसकी सप्लाई सद्दाम ने की थी। वहीं सद्दाम की पत्नी का कहना है कि उसके पति पर लगे आरोप निराधार हैं। उसने कभी पति को किसी संदिग्ध एक्टिविटी में शामिल नहीं देखा है। आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर के स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती घोटाले की जांच पूरी हो गई है। जांच में 36 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एसपी को पत्र लिखा है। दरअसल सूरजपुर में नर्सिंग ऑफिसर पद पर भर्ती के लिए 1 नवंबर को दस्तावेज जमा कराए गए थे, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली गई थी। मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी देख दूसरे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था और लिखित शिकायत भी की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश के साथ जांच के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिए थे। जांच के बाद 36 अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इन सभी के खिलाफ एफआईआर करने के साथ ही नर्सिंग काउंसिल से इनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी अनुशंसा की गई। अभी एनएचएम के थ्रू 13 पद को लेकर के 13 प्रकार के 78 पदों पे नियुक्ति होना था। उसमें कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा और जो चयन समिति के सदस्य थे उनके द्वारा भी कुछ अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर के फर्जी होने का आशंका जताई गई थी। उसके तहत मेरे द्वारा राज्य संसाधन केंद्र रायपुर को पत्र लिखा गया था, साथ में सीएमएचओ बिलासपुर को भी लिखा गया था। उसके परिपालन में वहाँ से करीब 36 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। उसके बाद हम लोगों के कमेटी के माध्यम से निर्णय लिया गया कि इन लोगों के विरुद्ध में एफआईआर
कराया जाना उचित होगा और मेरे तरफ से फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिख करके उन सभी 36 अभ्यर्थियों के विरुद्ध में FIR करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है और साथ में जो राज्य नर्सिंग काउंसिल है वहाँ भी संचालक महोदय को पत्र प्रेषित किया गया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।